व्हाट इज कंसिडरेशन सर? समझ में क्या आता है कि जो भी मुझे मिला, तो मैंने आपको जो माल दिया उसके बदले जो भी मुझे मिला, मुझे पैसा मिला, कंसिडरेशन। मुझे पैसे के बदले कोई सामान मिला, कंसिडरेशन। आपने मुझे पैसे नहीं दिया, कोई और दिया, कंसिडरेशन। राइट? अब सर इसको अपने बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं और इसकी लूप होल्स को भी बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल केस स्टडीज भी डिस्कस कर रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं। वाई? बिकॉज हमारा लास्ट टॉपिक आज है सप्लाई, जिसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राइट? तो इसलिए थोड़ा सा नहीं, आप बेसिक दे देंगे। राइट? लेट्स स्टार्ट। कंसिडरेशन इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इंक्लूड्स डिफाइन नहीं करा, इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड करता है। एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, वेदर इन मनी और अदरवाइज। सर और अदरवाइज, मैंने आईफोन 4 दिया और 10,000 रुपया दिया और आईफोन 5 ले लिया। सो आईफोन 5 का कंसिडरेशन मैंने आईफोन 4 प्लस 10,000 रुपया दिया। राइट? सो मनी और अदरवाइज, तीन चीज। इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रेस्पॉन्स टू, और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ। व्हाट इज इंड्यूसमेंट ऑफ? इंड्यूसमेंट इज जिसके चक्कर में हुआ। राइट? तो इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रेस्पॉन्स टू, इन और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ the supply of goods or service whether by recipient और, मतलब मैंने आपको माल दिया, आप मुझे पैसा दो, या और by any other person but shall not include any subsidy given by the central government। तो एक ही चीज को हटाया है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाता है। और एल्स अगर मैंने एक्स को माल बेचा, वाई मुझे पेमेंट करता है, कंसिडरेशन रिसीव्ड। Right? Next, the monetary value of any act or forbearance, whether or not voluntarily, in respect of, in response to, or for the inducement of the supply of goods or service, whether by the recipient or by any other person, but shall again not include subsidy। सर ऊपर और नीचे में क्या लिखा हुआ है? ऊपर में लिखा हुआ है मनी और अदरवाइज, सेकंड में क्या लिखा हुआ है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट। ऊपर तो समझ में आ गया कि पैसे दे दिए, पैसे आईफोन 4 भी दे दिया, चलेगा। सर क्लॉज बी का एग्जांपल दीजिए मुझे। मॉनेटरी वैल्यू, सर चैट बॉक्स ऑन है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, मैं आपको कुछ करके दे रहा हूं, आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हो, आप मुझे अदरवाइज नहीं दे रहे हो। यू आर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबेरेंस, वेदर और नॉट वॉलंटरी। Any example? Okay, barter, insurance. Okay, तो सर here we start। आप प्लीज समझो। मैं ओके, सो सर मैं आपको समझाता हूँ। अब मेरे साथ सर, मैं यहाँ पर ब्रेक देके चालू किया, उसका मतलब ऑनेस्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So yeah, that was the information which was required for the course I shared. Now we are discussing GST। सर यहां से ना दो चीज समझ लो आप। अभी मैंने क्वेरी मांगी, आंसर मांगा, तो मुझे लिमिटेड लोगों ने ही जवाब दिया। सर ये सही है या गलत है, ये लास्ट चीज है। ये आंसर सही है या गलत है, दिस इज द लास्ट रिसोर्ट, लास्ट ऑप्शन टू थिंक अपॉन। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो, दिमाग को फोर्स ही नहीं कर रहे हो सोचने के लिए, तो गलत है। GST is something where you have to have an opinion, good or bad, even you don't know. You read science, what you believe, yeah, this science is okay, I will say yes, no, this science is okay, I will believe go no। तो yes या no वो आप डिसाइड करो, खुद पढ़ के या खुद सोच के या समझ के। बट आप सोच रहे बगल वाला जो बोलेगा वो कर दूंगा, तो सर नहीं चलेगा। अभी आप उस कुर्सी में हो, मुझे लेके आना है आपको इस कुर्सी में कि आप सोचो, आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, वहां पर लड़ाई करेंगे, डिबेट करेंगे। बट आप कुछ नहीं बोलोगे तो सर नो यूज, नो यूज। राइट? तो सर जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको लैंड की राइट दे रहा हूं। मेरी लैंड में आप बिल्डिंग बना लो, 10 तल्ले की बिल्डिंग बनाओ, 5 तल्ला मुझे दे देना, 5 तल्ला आप रख लेना। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दिस एक्ट। मेरी जो लैंड है या प्रॉपर्टी है वो एक जगह पर है, और लेट्स से मैंने वेयर हाउस खोला वहां पर।
अब वेयर हाउस खोला हूं तो बहुत बड़ी बड़ी लॉरी आती है वहां पर माल लोड करने अनलोड करने। सो जो जो रास्ता बचा है ना मेरे मेरे लैंड में जाने का मेन रोड से, वो रास्ता कम पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है, वो बड़ी गाड़ियां जा नहीं पा रही है। सो मैं उस रास्ते के आसपास जो लोग हैं उनको बोलता हूँ कि सर थोड़ा सा लैंड मुझे या थोड़ा सा जगह मुझे दे दीजिए। सो दिस giving the of the space with some definitely understanding and everything, तो ये एक्ट, तो अगेन दिस इज अ कंसिडरेशन। सो कुछ करना भी, बार्टर सिस्टम पार्टली यस सर, बार्टर सिस्टम पार्टली यस। सो बहुत अच्छा एग्जांपल है सर, होटल होटल लाइन में टाई अप होता है एयरलाइन से कि मुंबई से दिल्ली एक फ्लाइट फ्लाई किया, दिल्ली में क्रू मेंबर्स रात को आईटीसी होटल्स में स्टे कर गए, सुबह उठ के और एक फ्लाइट में ड्यूटी देके वापस दिल्ली से मुंबई आ गए। सो आईटीसी होटल्स जो उनको रूम नाइट्स दे रहा है एज अ सर्विस, उनसे पैसा चार्ज नहीं कर रहा। दे हैव अ टाई अप कि आईटीसी लिमिटेड कंपनी को उस पर्टिकुलर एयरलाइंस की लेट्स से 10 टिकट मिल जाएगी, तो दे हैव अ एनुअल कॉन्ट्रैक्ट। तो इट्स अ बार्टर सिस्टम यस सर। अब आते हैं प्रोवाइजो क्लॉज में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। provided that a deposit provided that a deposit, whether refundable or not, given in respect of supply of goods or service, shall not be considered as payment made for supply unless the supplier applies the deposit। सर इसका समझाता हूं। मतलब मेरी प्रॉपर्टी है, आपने आया अभिषेक तेरी प्रॉपर्टी रेंट पे चाहिए, मैं बोला ले लीजिए सर, 2 लाख रुपया सिक्योरिटी रिफंडेबल डिपॉजिट देके जाइएगा, 2 लाख रुपया एडवांस देके जाइएगा, 50,000 रुपया पर मंथ आपका रेंट है। सो जो 50,000 रुपया है, जो 2 लाख रुपया आप देके जा रहे हो, वॉइस इज ग्लिचिंग। सो जो 2 लाख रुपया आप मुझे देके जा रहे हो, वो 2 लाख रुपया मैं नेक्स्ट जितने भी मंथ्स आएंगे उसमें से 10-10 हजार रुपया करके एडजस्ट करते रहूंगा। सो जो 2 लाख रुपया रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, गवर्नमेंट उस पर जीएसटी नहीं मांग रहा। जब मैं आपको टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा कि जो 2 लाख रुपया और जो आपने लिया है, जो ऑन अकाउंट आप एडजस्टमेंट करते रहोगे, उस पर जिस दिन 2 लाख रुपया लिया उसी दिन जीएसटी पे करना मैंडेटरी है। इस प्रोवाइजो में क्या बोल रहा है कि रिफंडेबल और नॉट, डिपॉजिट अगर ले लिया है, जिस दिन अप्लाई करोगे उस दिन वो कंसीडरेशन माना जाएगा। तो देयर इज कॉन्फ्लिक्ट अगेन। So we'll discuss in the next slide what is law, how people are making use of the law. थर्ड पार्टी, जैसे मैंने बताया, एक्स को मैंने माल दिया, वाई से पैसा आ गया, चलेगा। कंसिडरेशन therefore is not the amount what the recipient pay but the amount supplier collects। आप 1,000 रुपया दे रहे हो, आपने वाई को बोल दिया 10,000 रुपया भिजवाने के लिए, मेरा कंसिडरेशन 11,000 रुपया है। सो आप क्या पे करो, दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन। एज अ सप्लायर मुझे कितना मिल रहा है, दैट इज अ कंसिडरेशन। Now comes what I was focusing. Merely altering the nomenclature of payment as deposit। अगर मैं बोलूं कि अभिषेक ने आपको एक किताब बेचा, किताब इज रॉन्ग एग्जांपल, मैंने प्लाईवुड बेचा और आपने मुझे 10 लाख रुपया भिजवा दिया एज माई पेमेंट, तो जीएसटी लग गया सर। पेमेंट रिसीव्ड मैं पढ़ाऊंगा, पेमेंट रिसीव्ड ऑफ गुड्स सोल्ड और इनवॉइस मेड विच एवर इज अर्लियर। बट मैं क्या किया, मैं बोला कि नहीं नहीं सर, मैं आपको डिपॉजिट भेज रहा हूं, मैं आपको पेमेंट नहीं भेज रहा हूं। तो आप बोले मैंने नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया, मैंने पेमेंट को हटा के डिपॉजिट बोल दिया। सो ये मेरी नोट है कि मियरली ऑल्टरिंग द नॉमेनक्लेचर। सर कंसीडरेशन की डेफिनेशन प्रीवियस स्लाइड में ओवर हो गई है, राइट? दिस इज द पॉइंटर्स व्हिच वी आर डिस्कसिंग। सो मियरली ऑल्टरिंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ द पेमेंट एज डिपॉजिट कैन नॉट defer the tax liability। Usage of trade and popular understanding of the terms play an important role in identifying whether deposit is a really deposit or not। So coming back to the rent example, वो जो 2 लाख रुपया रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, एज पर मी इज अ डिपॉजिट, जीएसटी नहीं देना है। जो नेक्स्ट 2 लाख आपने लिया है, जिस दिन आप ले लिए, आपको जीएसटी पे करना है। सर इशू अभी मार्केट में देयर इज अ सेल फोन ऑफ रिलायंस, 2,2500 रुपया दाम है। वो डिस्ट्रीब्यूटर भी रिटेलर को दे रहा है 2,500 रुपया एज अ डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट बोल के। डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को दे रहा है, रिटेलर भी कस्टमर को दे रहा है, इनवॉइस में लिख रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट।
माई सेज कि आज के दिन में इसकी प्लानिंग समझो, मैं आज 2500 रुपया दे दिया और आपसे वो फोन ले लिया सर, 95% केस में तो ये फोन वापस मैं दुकानदार को दूंगा ही नहीं, तो जीएसटी लगा ही नहीं, इट्स एवेशन ऑफ टैक्स. So how this proviso is used by the players, and we have to see what judgments are coming in the near future, right sir? Next, consideration can be in the form of money or otherwise. इसका example JDA model भी है, flats handled by the developer, landowner, consideration of the development rights. So we discussed this. कंसिडरेशन का डेफिनेशन पढ़ते वक्त अपने बार बार वर्ड यूज कर रहे थे रिसिपिएंट. सो लेट्स सी व्हाट रिसिपिएंट मींस. वेयर कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस, द पर्सन हु इज लायबल टू पे द कंसिडरेशन. मैंने आपको माल दिया, यू आर लायबल टू पे, सो यू आर लायबल टू पे, आप रिसिपिएंट हो. एंड ऑफ डिस्कशन. आप दो किसी और से दिलवाओ, हार्डली मैटर्स, बट इन दिस ट्रांजेक्शन रिसिपिएंट इज हु इज लायबल टू पे सिंस कंसिडरेशन इज पेबल. Where no consideration is payable, clause B talks about goods, clause C talks about service. Clause B says, where no consideration is payable, the person to whom goods are delivered, या जिसको माल हैंडओवर करवाया, he is the recipient. Clause C जहां सर्विस के बारे में बात कर रहा है, the person to whom the service is rendered, वो recipient. And any reference to a person to whom supply is made shall be construed as a reference to the recipient of the supply and shall include an agent. अगर आपने बोल दिया भैया मेरा एजेंट है दिल्ली में, आप उसको माल दे दो, तो माना जाएगा कि हाँ मैंने आप ही को दिया है, राइट सर. अंडरस्टैंड, जब अपने केस लॉ या इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे ना, तो ये कंसीडरेशन रिसिपिएंट बहुत इंपैक्ट रोल प्ले करेगा. कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टॉपिक टू डिस्कस, टाइम ऑफ सप्लाई. इसमें मैं रेगुलरली आपको माल बेच रहा हूं, रेगुलरली, तो क्या होगा? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स मींस, मतलब इट इज गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, सर्विस के बारे में बात नहीं कर रहे. मैंने आपसे 10 करोड़ ब्रिक्स का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. अब 10 करोड़ ब्रिक्स आप बना नहीं पाओगे एक बार में, मैं ले नहीं पाऊंगा एक बार में, तो हर महीने मुझे 5 लाख ब्रिक्स चाहिए. आपकी कैपेसिटी 5 लाख ब्रिक्स बनाने की है, आप बना रहे हो, मुझे भिजवा रहे हो, आप बना रहे हो, मुझे भिजवा रहे हो. So continuous supply of goods means a supply of goods which is provided or agreed to be provided continuously on a recurrent basis under a contract. Contract is a mandate. Verbal contract, written contract, doesn't matter. Contract is a mandate. Whether or not by means of a wire, whether or not, जरूरी नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो, wire, cable, pipeline or other conduit, and for which the supplier invoices the recipient. Very important. Supplier invoices the recipient on a regular or periodic basis. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको हर 5 लाख ब्रिक्स भेजने के बाद इनवॉइस कर दूंगा. अब वो 1 महीना हो या 30 दिन हो या 40 दिन हो, 80 दिन हो, आई एम नॉट बॉदर्ड. मेरी आपकी कॉन्ट्रैक्ट है 10 करोड़ ब्रिक्स भेजने की. 5 लाख ब्रिक्स भेजा, एक इनवॉइस बनाया. 5 लाख ब्रिक्स भेजा, एक इनवॉइस बनाया. So regular or periodic and includes supply of such goods as the government may subject to such condition, it may notify. Government कुछ notification ला सकती है इसके लिए. Example क्या क्या दिया है? Open purchase order with an understanding of fortnightly billing. आप हर 15 दिन में मुझे बिलिंग कर दो. Supply of gas through pipeline लगाया हुआ है, weekly billing कर दो. Supply of 5 liter water cans on and as when required, which is frequency of monthly billing. सर जब भी मुझे जितना भी पानी लगेगा लग जाएगा, आप हर महीना मुझे बिल कर दो. So continuous supply of goods, very very important. Why? सर आगे जाके अपने इसको टाइम ऑफ सप्लाई में मल्टीप्लाई करेंगे समझने के लिए कि आपने 5 लाख ब्रिक्स भेज दिया, आपने बिल नहीं बनाया. आपने 10 लाख ब्रिक्स भेज दिया, आपने बिल नहीं बनाया, बट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि आपको 5 लाख ब्रिक्स भेजने के बाद मुझे बिल बनाना जरूरी था. गवर्नमेंट आके बोलेगी दिस इज अ डेफरमेंट ऑफ, आप बोलो कोविड-19 है, आप बोलो कि भैया अभिषेक पैसे देने के पोजीशन में नहीं था, आप बोलो कि भाई मैं बिल कैसे बनाता, मेरा सिस्टम रेड जोन में लॉक्ड है. गवर्नमेंट विल से कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब दिस इज नॉट एग्जांपल फॉर कोविड में रिलैक्सेशन है. तो गवर्नमेंट इज सेइंग इन दिस कि
आप you are liable to pay tax to the government. You are not paid the tax on supply of 5 lakh bricks. Interest applicable, penalty applicable. So continuous supply of goods, very, very important, right? Very, very important. Let's just hold on. Okay. My charge. Yeah, that's perfect. So now it is said continuous supply of service. ये और गंदा प्रोविजन है सर. इसमें रेंट एग्रीमेंट भी आ जाएगा, इसमें सब कुछ आ जाएगा. कंडीशन क्या है? Continuous supply of service means a supply of service which is provided or agreed to be provided continuously on a recurrent basis under a contract. अभी तक सेम है. For a period exceeding 3 months. तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट 3 महीना के ऊपर का है तो इट्स अ continuous supply of service provided again with periodic payment obligation and includes supply of such service as the government may notify. सर 1 तारीख को मैं आपको रेंट का पेमेंट करूंगा या आपको करना है, मैंने अभी नहीं किया कोविड-19 में, आप अभी भी लायबल हो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने में. Since you have not received the rent from the tenant, then also since we were in the continuous supply of service, you were as a landlord, आप मेरे को continuous supply of service दे रहे थे of renting of your property, you are liable to pay tax to the government irrespective. Abhishek is not in a position to pay you rent. Example of continuous supply of service: annual maintenance contract, licensing of software brand names, renting of immovable property, software as a service with monthly billing usage. Okay. अब अपने बात करें एग्जिम सप्लाई. सो सर मैं क्या कर रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद से भूमिका बना रहा हूं कि मैं हर छोटी इंग्रेडिएंट समझाऊं आपको कि मैं लास्ट में आपको सप्लाई समझा पाऊं. तो मैं सप्लाई की तैयारी करवा रहा हूं आपसे, राइट? तो अब बात करें एग्जेम्प्ट सप्लाई के बारे में. सो एग्जेम्प्ट सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ विच अट्रैक्ट्स निल रेट ऑफ टैक्स. तो इसकी टैक्स रेट है पर निल है, और विच मे बी होली एग्जेम्प्टेड. तो निल रेट or wholly exempted from tax under section 11. Ma'am, you can ask query here in the group also, in the chat box only, but it's a request to post the queries post 8 PM only, so that your query doesn't move up and it goes unattended. So it's a request, you keep your query post 8, post it. If in the paucity of time, if we don't able to answer that in the Google link form, please draft the query and we will ensure that you get your answers, right? Thank you. So exempt supply मैं बंद कर दूं और फ्लो टूट जाएगा otherwise. Okay. So exempt supply means supply of any goods or service or both which attracts nil rate of tax or which may be wholly exempt. So exempt under what? Section 11 of CGST, section 6 of IGST specified. आप बोल दिया रे नहीं, शायद ये exempt था. सर देख लीजिए ना, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 6 पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन बताया जाएगा, उसमें होगा तो exempted, अदरवाइज नहीं है. तो ग्रे जोन का बात ही नहीं है, राइट? सर हमारी आधी कंसल्टेंसी तो कंपटीटर है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, हमने बिजनेस ग्रुप में डाला था, उसने बोल दिया कि हाँ हाँ ये एग्जेम्प्टेड है. अरे सर समझिए तो सही, पीपी प्रोडक्ट्स में एग्जेम्पशन आना चाहिए. हाँ हाँ एग्जेम्प्ट है पीपी प्रोडक्ट्स. अरे सर नहीं है एग्जेम्प्ट, राइट? सो वॉट एवर इज एग्जेम्प्ट और नॉट एग्जेम्प्ट, इट इज देयर इन द नोटिफिकेशंस. वी हैव टू गो विद दैट. सो सेक्शन 11 एंड सेक्शन 6 बात करता है कि क्या एग्जेम्प्ट है क्या नहीं है. एंड ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई. सर क्या बोला मैंने? एग्जाम सप्लाई मतलब जहां निल रेटेड टैक्स है, जीरो, नॉट जीरो रेटेड, निल मतलब कोई टैक्स है ही नहीं. टैरिफ में सेटा में है पर टैक्स नहीं है, टैक्स जीरो, निल. नंबर 2 जो एग्जेम्प्टेड है वाया नोटिफिकेशन. एंड नंबर 3 जो
non-taxable supply है, that is also a exempt supply. We will discuss this. Exempt supply has a very broad meaning and also includes, sir 247 खत्म हो गया, अब मेरी राइट अप है. Exempt supply has a very broad meaning and also includes non-taxable supplies. Such supplies are included in the aggregate turnover for determining whether registration is required or not under 22(1). So अगर आपको फर्स्ट डेफिनेशन याद हो एग्रीगेट टर्नओवर, उसमें भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई मुझे ऐड करना है, राइट? सो एग्जेम्प्ट सप्लाई ऐड करना है. एग्जेम्प्ट सप्लाई आल्सो इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई. सो नॉन टैक्सेबल सप्लाई उसका ऊपर वाला हेड हो गया एग्जेम्प्ट सप्लाई, उसका ऊपर वाला हेड हो गया एग्रीगेट टर्नओवर. सो नॉन टैक्सेबल सप्लाई आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द aggregate turnover. Very, very important. Exempt supply comprises of three types of supplies. Supplies at nil, जो हमने बात किया, supplies at wholly or partially exempted, notification numbers भी दिए हुए, and non-taxable supplies as defined in 278, right? Okay. The activities covered in the Schedule 3 of the CGST Act are treated neither as supply of goods nor supply of service. अपने supply discuss करेंगे, तो उसमें 3 schedule है, Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3. तो Schedule 3 बताता है कि वो items जो supply of goods भी नहीं है, supply of service भी नहीं है, specifically ये items will not be included under exempt supplies. For example, employee अगर employer को जो service देता है वो इसमें नहीं आएगा. लैंड जो सीसी आ गया वो बिक रहा है, वो इसमें नहीं आएगा. अच्छा, जीरो रेटेड सप्लाईज दैट इज एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाईज टू एसईजेड वुड नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाईज टैक्सेबल एट निल. सो व्हाट आई सेड इज रेट जीरो या रेट निल हो, जीरो रेटेड नहीं हो. डिफरेंस है सर. जीरो रेटेड विल डिस्कस टुमारो. इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट. ब्रॉडली समझाऊं तो जो आप माल एक्सपोर्ट कर रहे हो या जो माल आप एसईजेड को दे रहे हो उसी को बोला गया है जीरो रेटेड सप्लाईज. वो डिफाइंड है, राइट? तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन जीरो रेटेड एंड रेटेड जीरो. तो रेटेड जीरो इज निल रेटेड एंड जीरो रेटेड इज डिफरेंट. एंड सर मैं बता रहा था कि पीपी प्रोडक्ट्स को एग्जेम्प्ट कर दो, मास्क को एग्जेम्प्ट कर दो, सैनिटाइजर को एग्जेम्प्ट कर दो. उसका इंप्लीकेशन समझिए. इनपुट टैक्स क्रेडिट attributable to exempt supplies will not be available. इसका मतलब क्या है कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस ले रहे हो, अगर आप जीएसटी पे करके रेंट दे रहे हो, अगर आप कोई भी और खर्चा कर रहे हो या सामान ले रहे हो या सैनिटाइजर की इनपुट्स या फिर रॉ मटेरियल्स में जीएसटी पे कर रहे हो और फिर आप जो माल बेच रहे हो, सैनिटाइजर बेच रहे हो, अगर वो एग्जेम्प्ट हो जाती है तो आपको पूरी की क्रेडिट नहीं मिलेगी. So your cost of production become more expensive and rather than प्राइस गिराने के लिए आप ये बोल रहे थे प्राइस बढ़ेगा. सो वेरी लाइव एग्जांपल, हमारे बगल में असम है, टी गार्डन, जो रॉ लीफ बेचते हैं वो एग्जेम्प्टेड है. अनप्रोसेस्ड जो टी लीफ बेचते हैं वो एग्जेम्प्टेड है एंड उनकी ह्यूज कॉस्टिंग होती है सर. वो केमिकल्स में, एक्स में, वाई में, जेड में, तो सारी आईटी से बर्बाद जाती है. ह्यूज कॉस्ट टू देम, राइट? तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज का पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव बहुत बड़ा है इनफैक्ट. ओके, नाउ कम गुड्स एंड सर्विस. सर व्हाट इज गुड्स? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी. सर रुक जाइए, हर वो चीज जो हिलेगी वो गुड्स हो गया, हर वो चीज, राइट? सर बहुत गंदा जोक है. मैं कॉलेज में गया था पढ़ाने के लिए, तो उसमें बोला गया कि बिल्डिंग गुड्स है. तो मैं बोला नहीं, देखो दीवार नहीं हिल रही है. तो बच्चे ने बोला सर बिल्डिंग घूम रही है. तो बिल्डिंग घूम रही है तो सॉरी अर्थ घूम रही है, अर्थ घूम रही है तो बिल्डिंग तो हिल रही होगी, इट इज मूवेबल. तो अब आगे पढ़ते हैं. गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज. पैसा और सिक्योरिटीज इज नॉट गुड्स बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स. व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम्स? राइट जिसको आप फ्यूचर में यूज कर पाओ. अगर आप जीएसटी में पढ़ो, इट्स वो रेफर कर दिया कि एक्शनेबल क्लेम्स का आप इस लॉ में पढ़ लो जाके. तो इसका हिंदी भाषा में इट्स अ राइट या फ्यूचर में यूज कर लो. ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सप्लाई. सर जो भी आप जमीन से काट के बेचो वो गुड्स है. क्रॉप्स जमीन से काट के बेच रहे हो तभी वो गुड बनता है.
आप एक फ्लैट खरीद रहे हो, आप फ्लैट काट के नहीं बेचते हो, बिल्डिंग काट के नहीं बेचते हो, इसीलिए वो गुड नहीं है, राइट सर? सो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट? सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। एंड ऑफ डिस्कशन सर। आप लड़ लो पहले गुड्स क्या है, आप लड़ लो। अगर आप हार गए कि वो गुड्स नहीं है, ऑटोमेटिकली इट इज अ सर्विस। व्हाट इज अ डिफरेंस? सर मैं आज जहां क्लोज करने का इंटेंट रख रहा हूं और कल जहां से स्टार्ट करने का इंटेंट रख रहा हूं, वो है बहुत बड़ी लड़ाई, कंपोजिट सप्लाई वर्सेस मिक्स सप्लाई। हेल नंबर ऑफ जजमेंट्स आर देयर। सो उसमें मजा क्या आएगा, एक सप्लाई रहेगा गुड्स। लेट्स से मैंने आपको प्लाईवुड भेजा 10 करोड़ रुपए का। अब जो प्लाईवुड मैंने आपको भेजा, आई एम सेलिंग यू गुड्स, एचएसएन कोड इसका अलग है, रेट इसका अलग है। लेट्स से रेट इसका 18% है। अब ये 10 करोड़ प्लाईवुड भेजने के लिए इट्स अ वेरी स्पेशल प्लाईवुड, इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ स्पेस। फॉर एग्जांपल 20 करोड़ रुपया लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम बंगाल टू लेट्स से लक्षद्वीप। मैं बंगाल से लक्षद्वीप भेज रहा हूँ, 20 करोड़ रुपया लग रहा है सर। डिजाइंड प्लाईवुड्स है, एक स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लग रहा है। और ट्रांसपोर्टेशन का जीएसटी रेट है 5%। सो अब नाउ विल अंडरस्टैंड टुमारो दैट वेदर इस पे जो प्लाईवुड का रेट है वो लगेगा 18% वाला पूरा 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 में, 10 करोड़ ऑफ प्लाईवुड प्लस 20 करोड़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, 30 करोड़ में 10 करोड़ का जो रेट है 18% वो लग जाएगा पूरा में, या फिर जो 20 करोड़ का रेट है वो लग जाएगा पूरा में, जो लेट्स से 5% है। सो गुड्स वर्सेस सर्विस। सो वी हैव टू डिफाइन इन द कॉम्प्लेक्स सिनेरियो कि व्हाट इज गुड्स, व्हाट इज सर्विस। देन वी हैव टू गो क्लासिफिकेशन वाइज कि इसकी एचएसएन कोड क्या है, इसका सर्विस का एचएसएन कोड क्या है, उस पर्टिकुलर एचएसएन कोड का जीएसटी में रेट क्या है। देन वी कम टू सप्लाई। तो गुड्स वर्सेस, आई से वर्सेस, what is not good is always a service. So goods versus service is very important to determine every time. Okay. Next is place of business. ये genuine है sir. जहां से from where the business is ordinarily carried on includes a warehouse, godown or other place where a taxable person stores his goods or receives goods or service is a place of business. Or a place where a taxable person maintains the books of accounts. आप बोलते हैं भैया मेरे फैक्ट्री है यहाँ पर, मैं घर के नीचे एक छोटी सी रूम है उसमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करूंगा, that is your place of business. Again, you have to take an additional place of business if in a single state. A place where a taxable person is engaged in business through an agent. अगर आपका एजेंट एक्स जगह पर अलग से प्रेमाइसेस खोल के बैठा है तो वो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस में आ जाएगा। इलस्ट्रेशंस क्या क्या दिया मैंने। बिल्डर हैज हिज रजिस्टर्ड कम कॉर्पोरेट ऑफिस इन दिल्ली एंड कंस्ट्रक्शन साइट इन नोएडा। सर अ वेरी रीसेंट रूलिंग इज देयर, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बहुत अच्छा जजमेंट आया इसके ऊपर। इन दिस केस द प्लेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली एंड देयर इज वेयर बिजनेस इज ऑर्डिनरीली कैरिड ऑन, वेयर बिजनेस डिसीजंस आर मेड, कंस्ट्रक्शन साइट लैक a sufficient degree of permanence, इसलिए you are not required to have a registration in the construction site. तो जिसका भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट काम होता है, this is very good thing. Factory located in Jaipur and registered come corporate office in Ahmedabad. In this case, the place of business is Jaipur. The place where the business is ordinarily carried on as a factory satisfy the condition, the preliminary condition, to Jaipur. Third, customer site in Indore of a lift manufacturing company whose registered come corporate office in Mumbai. सर मैं मुंबई में बैठा हूँ, ओटिस कंपनी है, आप लिफ्ट लगवा रहे हैं मेरे से लेट्स से इन इंदौर में, तो मुझे इंदौर में रजिस्ट्रेशन लेकर दरकार नहीं है। डिस्पाइट मेरा मशीन वहां जा रहा है, मेरे आदमी वहां जा रहे हैं, मेरा सामान वहां जा रहा है, मुझे 6 महीना लगेगा शायद बिल्डिंग लिफ्ट बनाने में, बट मुझे वहां रजिस्ट्रेशन दरकार नहीं है। तो प्लेस ऑफ बिजनेस इज वेयर द प्लेस फ्रॉम वेयर वी ऑर्डिनरली do the business. Very important, sir, because I'm comparing this definition now with a very, very important definition called fixed establishment. Fixed establishment means a place other than registered place. सबसे पहला कि वो जो place of business मैंने बताया वो नहीं. What is fixed establishment? Means a place other than the registered place of business
which is characterized by a sufficient degree of permanence. आपकी डिग्री ऑफ परमानेंस कितनी है? And suitable structure in terms of number one, human and not or and technical resource to supply service. बहुत एग्जाम्पल देखा हूँ सर. अच्छा, Abhishek Agarwal in Kolkata having a chartered accountant practice. उसकी फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जयपुर में. जयपुर में मैंने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा दिया. इट्स नॉट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, इट्स फॉर कमर्शियल पर्पस. I am getting rental income from there. I have not covered registration. I agree. Just मैं chat box on कर रहा हूँ. For common understanding, I want to understand what is your thought process. Abhishek Agarwal, registered in Bengal, supplying, is doing chartered accountant services. He is having an ancestral property in Rajasthan. उस राजस्थान की प्रॉपर्टी का मेरे पास हर महीना 50,000 रुपया रेंट आता है. मैं यहाँ जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ. मेरा 50,000 रुपया और एक्स्ट्रा रेंट आता है. क्वेश्चन इज, am I liable to get registration in Rajasthan also? Yes, sir. It will be included in the aggregate turnover. You should get registered. You should get registered. No registration in Rajasthan. Registration required. Yes, registration required. Registration required. Okay. Sir, answer is pretty clear. I am not liable to have a registration there because मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ. आपने चाबी ले गया. आप वो ऑफिस खोल के यूज कर रहे हो एंड यू आर सेंडिंग अ रेंट. अगर वहां पर मेरा कोई ह्यूमन रिसोर्स या टेक्निकल रिसोर्स होता तो यस, मुझे रजिस्टर दरकार था. लेट्स से अगर वहां पर मैं शेयरिंग स्पेस बना देता कि कि दरवान मेरा रहेगा, कॉफी मशीन मेरी रहेगी, फ्री वाईफाई वो है, सब मेरा आदमी मैनेज कर रहे हैं, एंड यू गो एंड सिट एंड यूज एंड यू पे अ रेंट, then I am liable to have a registration there, or else I am not liable to have a registration there. Right, sir? So very important to understand that unnecessary clients से हम देख रहे हैं लोग सब बहुत जगह रजिस्ट्रेशन लेके बैठे हैं. not required. Right? जॉब वर्क क्या होता है सर? मीन्स एनी ट्रीटमेंट. व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस? अगर मैं कोई चीज पे काम कर रहा हूँ या ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, treatment or process undertaken by a person, not registered person, by a person on goods belonging to another registered person. So very important. अब मैं अभी डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, मैं खाली समझा रहा हूँ आपको कि अगर मैं आपको सोना देता हूँ कि सर इस सोने की रिंग बना दो, क्या वो जॉब वर्क है? Am I a registered person? Might be, might not be. If I am a registered person, am I here for a business capacity? No, not. So आप ज्वेलर हो, मैं आया, मैं आपने बोला सर ये देखिए सोना है, इसी रिंग बना दीजिए. So am I standing in front of you as a registered person? Answer is no. So treatment or process by a person, undertaken by a person on goods belonging to a registered person. तो यहाँ रजिस्टर मानेंगे या नहीं मानेंगे, देखते अपने आगे जाके. So and the expression job worker shall be construed accordingly. 3 इंपॉर्टेंट चीजें सर. ट्रीटमेंट और प्रोसेस होना चाहिए. कोई भी कर सकता है, डजंट मैटर वो रजिस्टर्ड है या नहीं, वो उसके सामान पे करे जो सामान बिलोंग करता है कोई रजिस्टर्ड पर्सन को, अदरवाइज जॉब वर्क नहीं कहलाया जाएगा. लास्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. 8 बज गया सर, थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ, 10 मिनट और दीजिए, सप्लाई कवर करता हूँ, फिर आई विल स्टार्ट द Q&A. नो इश्यूज. वर्क कॉन्ट्रैक्ट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट वेयरइन transfer of property in goods is involved in the execution of ... things. Sir, आप building, construction, fabrication, completion, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair, maintenance, renovation, कुछ भी आप करा रहे हो, किस पे? Of any immovable property. Sir, GST के पहले वर्क कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते थे? कि जहां सर्विस को और गुड्स को अलग अलग नहीं कर पाए वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है. जीएसटी में ये नहीं बोला गया. जीएसटी में बोला गया है कि अगर आप कोई भी ये सब काम, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, रिनोवेशन, ऑल्टरेशन, डिजाइनिंग, कुछ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे करवाते हो
तो वो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस माना जाएगा, राइट? एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा. ओके, द एक्सप्रेशन वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू विद द इमूवेबल प्रॉपर्टी अनलाइक अर्स्टवाइल डेफिनेशन जो मैंने बताया, ठीक है. वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज रिगार्डेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, ये भी है. और एग्जांपल लेते हैं. सर अभिषेक अग्रवाल आपके ऑफिस में आके बोला कि सर मैं आपके ऑफिस को पेंट कर दूंगा, आई विल डू अ ब्लू पेंट इन योर ऑफिस. तो आप बोले ठीक है अभिषेक कर दो, आई विल पे यू दिस मच. फाइन सर. तो मैं बोला सर पेंट चाहिएगा, मतलब पेंट ले आओ, मैं तुम ले आओ, मैं आई विल पे यू एक साथ. ओके सर. मैं गया 20 लीटर एशियन पेंट्स लेके आया एंड मैंने आपकी पूरी ऑफिस को ब्लू कलर से पेंट कर दिया. इज इट अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट? मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं. इज इट अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस? मैं पेंट लेके आया और मैंने आपके ऑफिस को पेंट कर दिया. इज दिस अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस? ओके, yes, no, yes, 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 yes. Okay, yes. If a contract exists, a contract exists. Contract might be verbal. Contract might be written. Okay, it's improvement. Okay, okay, sir. Example change. अभिषेक अब आता है आपके पास और बोलता है कि सर मैं आपकी ऑफिस की जो आउटर ग्लास है ना, आपकी ऑफिस की बिल्डिंग ग्लास से बनी हुई है, तो ऑफिस में जो आउटर ग्लास है ना वो मैं चमका दूंगा, तो बोले हाँ अभिषेक कर दो. तो मैं बोला सर ठीक है कर देता हूँ. सो फॉर डूइंग दिस आई नीड अगेन 20 लीटर ऑफ सोल्यूशन, लिक्विड जो भी आप बोलो, साबुन जो भी, एंड मैं लाता हूं और पूरी बाहर वाली बिल्डिंग के जो बाहर वाली पोर्शन है पूरा चमका देता हूं. नाउ दिस इज अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और नॉट? वेदर दिस इज अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और नॉट? सर मुझे रिपीटेड आदमी का आंसर मिल रहा है, बाकी आदमी. ओके ओके सर, गॉट इट. अब सर इफ योर चार्ज कॉस्ट ऑफ पेंट एंड डज नॉट इंकर एनी प्रॉफिट. ओके ओके सर, वेरी एक पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा एक एजेंडा टच किया है. आई विल ट्राई एंड कवर दैट आल्सो. आई एम क्लोजिंग द चैट, आई एम आंसरिंग यू. Difficult to decide in cleaning is covered under the improvement. Okay sir, इम्प्रूवमेंट छोड़ दीजिए सर, रिपेयर रिनोवेशन में तो आ जाएगा सर. रिनोवेट कर रहे हैं आप, राइट? फिटिंग आउट, इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, कंप्लीशन, फैब्रिकेशन. सर मैं समझाऊं. नंबर 1, पहले केस में क्या मैंने आपको कोई भी गुड्स हैंड ओवर किया था? पेंट जब मैं कर रहा था क्या मैं कोई भी चीज आपको हैंड ओवर कर रहा था? यस, आई वॉज गिविंग यू ब्लू पेंट, कोई भी फॉर्म में मैं दे रहा था. सेकेंड एग्जाम्पल में मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दे रहा था, मैं खाली आपकी दीवार चमका रहा था. हाउ डज दिस मेक्स अ डिफरेंस? फर्स्ट लाइन पढ़े. अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन व्हाट? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूशन ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट. कोई भी फॉर्म में सर आपको कोई सामान, अभिषेक को कोई सामान हैंड ओवर करना पड़ेगा तभी वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. पहला एग्जांपल में मैंने 20 लीटर ब्लू पेंट आपको हैंड ओवर किया. कैसे किया सर? दीवार में देख लीजिए ब्लू है, द दीवार वाज व्हाइट अर्लियर, नाउ इट इज ब्लू. ये जजमेंट है, मैं आपको इजी हिंदी में समझा रहा हूँ, ये जजमेंट है. और बाहर वाला जब सेकंड वाला काम आया था तो आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया था, भाई तू साफ कर दे, अब किसी से भी कर, साफ कर दे. So that is a consumption of a solution which I needed to give you a service, right? So, sir, work contract, hell lot of litigations, very important. Each and every word is important, right? Sir, 8 बज रही है. Before going to, okay, let's do it. 10 मिनट लगेगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पर ट्रस्ट में 10 मिनट लगेगा क्योंकि हमने बेसिक्स कवर कर लिया, राइट? स्कोप ऑफ सप्लाई. All forms of supply of goods or service made or agreed to be made. मैंने सप्लाई कर दिया या मैंने एग्री कर लिया मैं करूंगा. For a, what we discussed, consideration, very important, for a consideration in the course of furtherance of business we discussed. So sir देखिए, all forms of supply of goods or service
made or agreed to be made, number 1. Number 2, for a consideration. Number 3, in the course of furtherance of business. Such as क्या? Sale, transfer, barter, exchange. So barter comma exchange. There's a difference in barter and exchange. License, rental, लीज, डिस्पोजल. आप कुछ भी सोचो सर, इन्होंने सप्लाई इंक्लूड्स बताया, सप्लाई का डेफिनेशन दिया ही नहीं है. सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई. सर ये 7(1)(a) बात करता है. 7(1)(b) क्या बात करता है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन. मैंने कुछ इंपोर्ट किया और मैंने उसका पैसा दे दिया. Whether or not in the course of furtherance of business. Whether or not in the course of furtherance of business. That is a supply of service. 7(1)(c) क्या बात करता है? ये 4 चीज के बारे में बात करता है, जहां पर सर 7(1)(a) में क्या लिखा हुआ है? फॉर अ कंसिडरेशन. तो ये 4 चीज बता रहा है, जहां कंसिडरेशन नहीं भी होना तब भी सप्लाई मान लो. जहां कंसिडरेशन नहीं हो तब भी सप्लाई मान लो. क्या है वो? 7(1)(c) क्या बोलता है? पॉइंट नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट फॉर विच आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड. तो अगर मैंने कोई चीज पे क्रेडिट ले लिया और मैं आपको परमानेंटली दे रहा हूं, आई एम नॉट चार्ज एनीथिंग, इट विल बी डीम्ड टू बी सप्लाई. एग्जांपल, मैंने 1 लाख का शॉपिंग में 10 लाख का सामान फ्री में दिया. तो जो 10 लाख का सामान है, मैंने वो भी किसी से परचेज किया था, क्रेडिट ले लिया था उसका. तो क्योंकि वो 10 लाख का सामान मैं फ्री में दे रहा हूं, आई एम ट्रांसफरिंग इट टू यू, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल. मैं गंगा में फेंक भी दूं ना सर, तब भी मुझे उसको सप्लाई बोलना पड़ेगा और उसमें जीएसटी पे करनी पड़ेगी, बिकॉज मैंने उसका क्रेडिट लिया है. सो बिजनेस एसेट का अगर आपने क्रेडिट लिया है और उसको आप सप्लाई कर रहे हो, उसको किसी को ट्रांसफर कर रहे हो बिना पैसे भी, आप उसको स्क्रैप कर रहे हो बिना पैसे भी, इट विल बी डीम्ड टू बी सप्लाई. इट विल बी डीम्ड टू बी सप्लाई. सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन. सर बहुत मजेदार है. यहां पर पूरे लॉ में अगर आप लॉ देखो, मैंने तो आपको जो दिया है कंपाइलेशन, उसमें भी देखो जीएसटी एक्ट पूरी कवर हो जाती है. फिर ये शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 आती है. तो सर 7(1)(c) इज शेड्यूल 1, 7(2) इज शेड्यूल 2, 7(3) इज शेड्यूल 3. तो 7(1)(c) जो शेड्यूल 1 के बारे में बात करता है, ये लॉ में लास्ट में है सर. तो इसमें लिखा हुआ है पॉइंट 2 में, वो भी छुपा के लिखा हुआ है कि पैंटालून्स बंगाल अगर पैंटालून्स गुजरात को माल भेजता है तो इट विल बी ए सप्लाई. डजंट मैटर पैसा. ऐसा पैसा तो कभी आएगा ही नहीं. मेरा ही पार्टी है, मेरा ही पैंटालून्स ही है, तो पैसा तो कभी नहीं देगा. पर मैं माल भिजवा रहा हूं और पैसे नहीं आएंगे, तब भी वो सप्लाई माना जाएगा. जीएसटी लगा के गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. So point 2 talks about supply between related person, distinct person. Distinct person means same PAN number, different GST number. तो Pantaloons का same PAN number but different GST number in different states, right? उसमें लगेगा. इसमें क्या बोला गया है कि अगर आप रिलेटेड पार्टी में बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉय ऑल्सो रिलेटेड. तो अगर एम्प्लॉयर 50,000 के नीचे का गिफ्ट देता है 1 साल में एम्प्लॉय को, तो दैट इज आउटसाइड. इसमें जीएसटी नहीं. दिस वोंट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई. दिस वोंट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई. पॉइंट 3, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय 2 प्रिंसिपल एजेंट. प्रिंसिपल एजेंट को देता है, एजेंट प्रिंसिपल को देता है, तो दैट विल सप्लाई. पॉइंट 4 अगेन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस. क्या बोल रहे हैं यहां पर? फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. इसका मतलब क्या है? मेरे यूएस में कंपनी है और मैं एक सर्विस इंपोर्ट कर रहा हूं उससे, इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. मैं कभी उसको पैसे नहीं दूंगा, तो तब भी वो सप्लाई माना जाएगा. तब भी वो सप्लाई माना जाएगा. 7(1)(a) क्या बात कर रहा है? 7(1)(a) अमेंडमेंट हुआ है. वो क्या बात कर रहा है कि अगर आपका सेक्शन 1, दैट इज फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम में fall करते हो आप, where certain activities of foundation constitute a supply in accordance with the provision of subsection 1, that is entire 1 ABC. तो 7(1) capital A बोलता है they shall be treated as either supply of goods or service. जो मैं बता रहा था कि goods versus service. तो सर लेगेसी केसेस में there was a fight कि ये गुड्स है, ये सर्विस है, ये गुड्स है, ये सर्विस है.
तो इन्होंने शेड्यूल 2 एक शेड्यूल बना दिया जिसमें वो बात कर रहे हैं कि क्या गुड्स है और क्या सर्विस है, बहुत नॉमिनल है, अपने विल शेयर। एंड 7.2 में बोला हुआ है कि शेड्यूल 3 है जिसमें इट इज नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस एंटायरली आउटसाइड द एम्बिट ऑफ सप्लाई। सो सर ये कहानी है सप्लाई के बारे में। आई एम जस्ट स्विच ऑन द चैट बॉक्स, you can start putting your queries, but it will be better if you wait for 5-10 minutes more. I'll cover the today's agenda and then we can go for queries, right? So और 5-6 स्लाइड ये सर, आज का एजेंडा खत्म हो जाएगा। ये शेड्यूल 2 है जो मैं बता रहा हूँ, जहां लिखा हुआ है कि क्या गुड्स है और क्या सर्विस है। दिस स्लाइड्स आर इज विथ यू, यू कैन ऑलवेज रेफर। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स इज गुड्स, transfer of writing goods is service, transfer of title in goods wherein property in goods will pass at a future date is goods, land and building service 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 because immovable property है। आपने बात की थी गुड्स मूवेबल होता है, तो जो गुड्स नहीं होता वो सर्विस होता है, तो इसलिए यहाँ पर सर्विस होता है। सर इसलिए मैंने सप्लाई डिस्कस करने के पहले सारे इंपॉर्टेंट बेसिक्स डेफिनेशन डिस्कस कर लिए कि आप लिंक कर पाओ। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, goods are put to any private use or used or made available to any person for use for any purpose other than purpose of business, whether or not intended for consideration. Sir, transfer of ongoing concern कोई चल रही है as a whole is exempted. अगर मैं running business दे दूं आपको तो that is exempted, but ultimately जो transfer हो रही है it's a service. Any person ceases to be a taxable person. Any goods forming part of the assets of any building carried by him shall be deemed to be supplied in the course of others of business. So कोई भी business अगर मैं transfer कर रहा हूँ and in a personal representative, then it's again a goods. तो सर इस शेड्यूल में जो पहले लड़ाई होती थी उन्होंने लड़ाई करके बता दिया कि ये गुड्स एंड सर्विस है। सर सीरियल नंबर 5 fall into be strictly treated as service. Construction of a complex, renting of immovable property, transfer of temporary transfer, developing design. Nil rated exemption I will take. Transfer of right to use. All our heading says all our service. All our service. Okay. यहाँ एक वर्ड है सर जो नेक्स्ट सेशन का फर्स्ट टॉपिक है, following composite supply to be treated as supply of service. So they have used the word composite supply. तो ये जो नीचे है नंबर 1, they are composite supply. अगर वो composite है तो वो सर्विस है। क्या क्या बोल रहा है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो आपने बात की है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट में जो मेरे एग्जांपल में पेंट भी इन्वॉल्व था, सर्विस भी इन्वॉल्व था, राइट? तो इट इज अ कंपोजिट सप्लाई एंड दैट इज अ सर्विस, तो इट्स नॉट अ गुड्स, इट इज सर्विस। सो 2119 आप पढ़ो तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, गुड्स या सर्विस लिखा हुआ नहीं है। शेड्यूल में बता दिया कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज अ सर्विस, तो कंपोजिट सप्लाई टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड नीचे उन्होंने बता दिया कि अगर आप ह्यूमन कंजम्पशन का खाना के लिए बात करते हैं, रेस्टोरेंट हो गया, दैट इज ऑल्सो अ सर्विस। ओके, लास्ट स्लाइड, what I was intended to cover. Activities not to be treated as supply, that is schedule 3 जो हम बता रहे थे। सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, अगर मैंने कोई काम करता है वो मेरे को सर्विस दे रहा है, सो दैट इज नॉट अंडर एम्बिट ऑफ सप्लाई। सर्विस बाय अ ट्रिब्यूनल, कोर्ट, एमपी, एमएलए नहीं है। सर्विस ऑफ पॉइंट नंबर 4, सर्विस ऑफ फ्यूनरल, बरियल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चुरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, सप्लाई में नहीं आएगा। सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्शन, शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है कि अगर सीसी के बाद आप भेजते हो, तो सीसी के बाद अगर भेजते हो तो दैट इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ सप्लाई। एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बीइंग एंड गैम्बलिंग, नॉट अ जीएसटी। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है कि activities or transaction which central government or state government may always notify, so that will be outside the ambit of GST. So friends, I have covered a bit of supply. Tomorrow we will do the analysis part. So what I will do is,
I will go to a referential file which I have shared with you all. Just hold on, please. Okay. So I believe it is visible. I've zoomed in. दिख रहा है, right? So what I have discussed today, I'm just showing you as a reference which you can use. सर 3 साल हो गया, पीपीटी में दिखाना समझाना बहुत इजी लगता है, लॉ पढ़ के बताना बहुत टफ लगता है. And nowadays, if you are giving some opinion or if you are saying some yes or no in GST regime, you are responsible to show or to navigate कि ये कहाँ लिखा हुआ है, राइट? मैंने व्हाट्सएप में पढ़ा था कि इंटरस्टेट ट्रांसफर में जीएसटी नहीं लगेगा, सिर्फ वो चला गया, वो एरा चला गया. So you have to be vocal. Again, vocal and local are the very good words right now. So you have to be very vocal on the law perspective कि आप जो भी डिफाइन कर रहे हो कि हाँ ये सप्लाई है, सर ये कहाँ लिखा हुआ है, सिक्योरिटी डिपॉजिट में जीएसटी नहीं लगेगा, सर ये कहाँ लिखा हुआ है, राइट? सो इसीलिए आई हैव गिवन द लॉ इटसेल्फ, बट आई हैव डन माय वे. I have covered all these sections and I have covered the relevant rules. 1 and 2 I have not discussed because of not relevance and was not having the weightage ki hamara time wo le. So if you see actionable claims, address of delivery, in the address of delivery, if you can see, I have mentioned the rule number 31 and rule 46. So in rule 31 and rule 46, when we discuss that rule specifically, we will come with reference to a word of address of delivery. राइट सर? एजुकेशन अथॉरिटी, इफ यू सी, इसमें काफी चेंजेस हुए हैं, तो वो चेंजेस फुटर में डाले हुए हैं. सो इट्स ओनली फॉर यू फ्रेंड्स, डोंट प्लीज अननेसेसरीली शेयर इट. एंड बहुत मेहनत लगी है सर. तो ये 3 अप्रैल तक का जो भी चेंजेस है सारे इसमें इंकॉर्पोरेटेड है, राइट? सो एवरीथिंग इज देयर. एंड इसके बाद हमने जैसे डेफिनेशन आज कवर किए हैं, तो सारे डेफिनेशन आज सेड कि कवर नहीं हुए हैं, इंपॉर्टेंट कवर हुए हैं. अगर आपको कुछ भी लगता है तो ऑलवेज गेट बैक टू अस. सिर्फ एक बार सबसेक्शन 18 में ध्यान दें, टू सबसेक्शन 18, इट इज डिलीटेड, राइट? तो फुटर में लिखा हुआ है 9 नंबर फुटर में कि व्हाट हैज बीन ओमिटेड, बिजनेस वर्टिकल इज ऑल टुगेदर ओमिटेड. क्या इंप्लीकेशन लगता है सर? सो गवर्नमेंट पहले बोलती थी कि बंगाल में आईटीसी लिमिटेड का एक बिजनेस वर्टिकल है होटल्स, एक बिजनेस वर्टिकल है सिगरेट्स, एक बिजनेस वर्टिकल है लेट्स से सनफीस्ट. सो उसको एक ही रेशियो मिलेगा, बिजनेस वर्टिकल वाइज नहीं मिलेगा. प्लेस ऑफ बिजनेस में जो लेना ले लो. दिस बिजनेस वर्टिकल डिलीटेड, सॉरी बिजनेस वर्टिकल वाइज मिलेगा, प्लेस ऑफ बिजनेस में नहीं मिलेगा. सो दिस बिजनेस वर्टिकल डिलीटेड. एंड नाउ आपका एक शोरूम है, कपड़े का ही शोरूम है, एक स्टेट में 10 शोरूम है, आप 10 रजिस्ट्रेशन ले लो. The implication of removal of the business vertical, right? So very important, friends. One thing more is to be noted is we have tried and covered the important notification numbers and dates कि ये जो amendment आ रहा है कब आ रहा है, कहाँ आ रहा है. So when you do future analysis, this will always be helpful to you. So again, definitions is आज के आइटम में मैंने सिर्फ डेफिनेशंस कवर किए हैं. एंड आई हैव कवर्ड द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई आल्सो. ओके, जो 74 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंपोजिट सप्लाई वर्सेस मिक्स सप्लाई is very very important, and since it required a fresh mind, okay, I got occupied with the query, sir. I will just bring to the last thing जहां मैंने शेयर किया आपसे सप्लाई के बारे में. Okay, so there are 121 definitions altogether in the act, right? We are given the entire all the 121 definitions here. अब अपने बात कर रहे हैं, सेक्शन 3 बात कर रहा है, ये आपके लिए अभी सर नहीं समझना है कि कौन सा जुडिशियल ऑफिसर के पास कौन सा पावर होता है एंड कौन सा ऑफिसर क्या नोटिस भेजता है. दिस आई विल ट्राई एंड कनेक्ट व्हेन आई विल डू द लिटिगेशन फेज. एंड दिस इज व्हाट इज स्कोप ऑफ सप्लाई, राइट? तो जो हमने टैबुलर फॉर्म में भी देखा
वो यहाँ पर राइटअप में दिया हुआ है. सो आई थॉट कि वो बहुत अच्छे क्रिस्प वे में आपको दे पाऊँ, तो इसलिए आई हैव नॉट डिस्कस द लॉ वाइज, बट इट्स द सेम थिंग, कॉपी पेस्ट. एंड उसके बाद शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 इज शेयर, राइट.